हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे और अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं प्रॉपर वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूं क्योंकि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया और अभी भी मेरा रिचार्ज नहीं है। तो देखता हूं किसी से हॉटस्पॉट लेकर के वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको थर्मल पावर प्लांट का इंट्रोडक्शन दिया था एक वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको थर्मल पावर प्लांट का सिलेक्शन साइट मैंने बताया था कि किस जगह पर थर्मल पावर प्लांट खोलेंगे तो बेहतर रहेगा। और आज के ये हमारा वीडियो नंबर 3 है, ठीक है, लेक्चर नंबर 3। इसमें आज हम लोग, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, कि इसमें हम लोग लेआउट देखेंगे, थर्मल पावर प्लांट का लेआउट, जनरल लेआउट, ठीक है, ढांचा देखेंगे, कौन कौन सा इसका मेन पार्ट से, ठीक है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको एकदम बहुत अच्छा से समझ में आ जाए। अगर इस टॉपिक पर अगर आपका कंफ्यूजन था, अगर आप पढ़ भी लिए और कहीं पर आपका कंफ्यूजन रह गया, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक देखिए बहुत मतलब ज्यादा पेचीदा मैंने डायग्राम नहीं छापा, एकदम जो मेन चीज है उसी को मैंने यहाँ पर छापा है। जैसे ये हमारा बॉयलर है, जो मेन चीज रहता है वो बॉयलर रहता है, बॉयलर में ही सारा काम होता है। तो हम लोग भट्ठी से क्या लिए, सॉरी, हम लोग ये खदान से क्या लिए, CS मतलब कोल स्टोरेज, यानी कोयला का खदान से हम लोग कोयला को निकालेंगे। कोल हैंडलिंग प्लांट CHP मतलब कोल हैंडलिंग प्लांट, वहां जाएगा और सारा कटिंग छटिंग वगैरह होगा, कोयला का कटिंग छटिंग होगा, जो भी खराब कोयला है उसको हटाया जाएगा, अलग किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा, कई तरीके के मेथड है, उसमें भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद कोयला आपका भट्ठी में आएगा, भट्ठी क्या है, बॉयलर, वहां जलेगा कोयला और यहाँ जल करके ये बॉयलर में क्या होगा, स्टीम बनाएगा। यहाँ पर हम लोग पानी देंगे, बॉयलर में पानी देंगे, ठीक है। पानी को क्या करेगा, ये जो कोयला है वो जल करके पानी को स्टीम बना देगा, भाप बना देगा। उसके बाद हम भाप आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद ये जो कोयला जलने के बाद जो राख बच गया है, जिसको हम लोग एस कहते हैं, एस यानी राख, ठीक है। ये जो राख जो बचा हुआ राख है उसको एस हैंडलिंग प्लांट में पहले लाएंगे, वहां से उसको भी हम लोग छाट लेंगे, जो भी हमारा जो भी राख है उसको पहले निकाल लेंगे। और वो जो राख है ना उसको हम लोग एस स्टोरेज में भेज देंगे, एस स्टोरेज यानी राख का स्टोरेज में भेज देंगे और उसको हम लोग बाद में फिर सीमेंट फैक्ट्री में भेज देते हैं, ठीक है, ताकि वो राख का भी मेरा काम में आ जाए। तो ये यहाँ से यहाँ तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए बॉयलर के बाद ये जो आपका स्टीम बना भाप वो आगे बढ़ेगा, कहाँ, इधर से फ्लू गैसेस, इधर से तो आ रहा है फ्लू गैसेस। फ्लू गैस का मतलब होता है कुछ गैसेस है और कुछ आपका एस, यानी अभी भी कुछ राख रह गया है, बहुत छोटा छोटा जो राख है, कण का जो बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स का जो राख है वो अभी भी बच गया है गैस में। तो उसको सुपर हीटर में भेजेंगे, सुपर हीटर में और गर्म करेंगे, है ना। अभी यहाँ पर जो बॉयलर में जो हम पानी दिए थे वो बहुत अच्छा तरीके से भाप नहीं बना है ना, उसमें अभी भी मॉइस्चर की मात्रा है। तो मॉइस्चर को हटाने के लिए सुपर हीटर में भेजेंगे, वहां पर उसको और गर्म करेंगे, और गर्म करके जो मेरा भाप है वो कंप्लीट प्योर परफेक्ट गैस की तरह बन जाएगा, एकदम गैस की तरह मतलब बिहेव करेगा। सुपर हीटर के बाद हम इसको आगे बढ़ा देंगे टरबाइन में, और जाकर के टरबाइन को काफी बौछार में उसको माने काफी स्पीड में उसको घुमाएगा, ठीक है, स्टीम। अब ये जो स्टीम जो टरबाइन को घुमाने के बाद जो मेरा स्टीम बच गया है उसको एग्जॉस्ट स्टीम के माध्यम से हम उसको कहां लाएंगे, कंडेंसर में लाएंगे। कंडेंसर में उसको हम कंप्रेस करेंगे, मतलब कंडेंसर एक बड़ा सा चेंबर होता है, वहां पर अपने से गैस को कंप्रेस किया जाता है, यानी जो स्टीम है उसको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करके जो मेरा स्टीम यानी भाप है उसको लिक्विड में बनाया जाता है, यानी वाटर में बनाया जाता है। और यहाँ से फिर फीड वाटर पंप के माध्यम से इसको ऊपर भेजा जाता है। पंप ही तो ऊपर खींचता है ना पानी को, तो यहाँ जो पानी बन गया उसको ऊपर खींचेगा कहाँ, इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर में फिर क्या किया जाएगा, जो फ्लू गैसेस है उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा और जो मेरा अभी जो ये जो पानी है उसको इधर बढ़ा दिया जाएगा बॉयलर में, और बॉयलर में फिर पानी को गर्म किया जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से एक साइकिल, एक और ये दूसरा साइकिल हो गया। यहाँ एक साइकिल हुआ था, यहाँ पर कोयला और एस हैंडलिंग यूनिट ये हो गया। मतलब ये जो आपका थर्मल पावर प्लांट है या स्टीम पावर प्लांट है, ये मुख्यतः इसका 4 को फ्लो सर्किट होता है। फ्लो सर्किट भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है, तो 4 को फ्लो सर्किट वही बोल रहे। देखिए यहाँ पर तीर जैसा सब जगह दिख रहा है, यानी एक सर्किट की तरह काम कर रहा है। तो पहला सर्किट यहाँ कंप्लीट हुआ, दूसरा सर्किट यहाँ कंप्लीट हुआ, ठीक है, क्लोज सर्किट। यहाँ पहले देखिए यहाँ पर कंडेंसर में कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होकर के पानी बना, पानी को पंप के माध्यम से ऊपर भेजो इकोनोमाइजर में, इकोनोमाइजर से मेरा बॉयलर में गया गर्म होने। लेकिन यहाँ पर जो कंडेंसर में बहुत ज्यादा पानी नहीं मिल पाता है ना, ज्यादा अमाउंट में नहीं मिल पाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, नदी से हम पंप के माध्यम से पानी को कंप्रेसर में लेते, कंडेंसर में लेते, ठीक है। और कंडेंसर में लेने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको आगे बढ़ा देते।
साथ ही साथ ये जो कंडेंसर के बाद जो पानी है वो कूलिंग टावर में आता है। कूलिंग टावर में क्या होता है, उसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। यहाँ पर स्टीम जो था ना, भाप था ना, उसको ठंडा करेगा कहाँ, कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर में फिर पंप, ये जो गोल जैसे दिख रहा है ये पंप है, पंप के माध्यम से कंडेंसर में, फिर इस तरह यहाँ पर भी देखिए एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। तो ये होता है कूलिंग सर्किट, ठीक है। तो टोटल 4, और फिर यहाँ देखिए ये जो फ्लू गैसेस था ये सुपर हीटर में गया, सुपर हीटर में कुछ फ्लू गैसेस रख गया तो उसको इकोनोमाइजर में भेज दिया। इकोनोमाइजर में किस लिए फ्लू गैसेस लिया जाता है, ताकि जो यहाँ से पानी लिए थे उसको गर्म किया जा सके। फिर यहाँ पर यदि मान लेते हैं पानी, ठंडा पानी आ रहा है, कूलिंग टावर से मेरा ठंडा पानी जा रहा है, तो अभी ठंडा है पानी तो, और हमको बॉयलर में भेजना गर्म करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, रास्ता में ही थोड़ा सा गर्म उसको कर देंगे। तो इकोनोमाइजर में रास्ता में ही उसको थोड़ा सा गर्म कर दिया जाता है ताकि हम गर्म पानी बॉयलर में भेजेंगे और जल्दी गर्म हो जाए। फिर इकोनोमाइजर से पानी एयर प्री हीटर में जाएगा और एयर प्री हीटर में और गर्म किया जाता है ना, और गर्म करके जो हॉट एयर है, जो गर्म हवा है, उसको फिर बॉयलर में भेजा जाता है, ठीक है। फिर वहां और गर्म करके फिर डायरेक्ट टरबाइन में भेजा जाता है। फिर एयर प्री हीटर में अभी भी कुछ फ्लू गैसेस रह गया है ना, यानी जो बेकार की गैसें है ना, उसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक पंखा लगा हुआ है IDF, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। ये फैन क्या करेगा, यहाँ से खींचेगा, है ना, यहाँ से जो गैस है उसको खींचेगा, जो यहाँ से फ्लू गैसेस निकल रहा है उसको खींचेगा और वो चिमनी के माध्यम से उसको बाहर निकाल देगा। तो यहाँ भी एक साइकिल कंप्लीट हुआ, देखिए यहाँ एयर प्री हीटर से वो साइकिल कंप्लीट हुआ, देखिए, है ना, हुआ ना। और यहाँ पर FDF, ये फोर्स ड्राफ्ट फैन, ये क्यों दिया गया, ताकि बाहर से हवा को लेकर के ये एयर प्री हीटर में उसको दे करके, बाहर से हवा लेकर के एयर प्री हीटर के माध्यम से हॉट एयर को बॉयलर में भेजा जाए हाई स्पीड में। चलिए ये थोड़ा मोटा मोटी तौर पर आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो हम लोग आगे इसको बता देंगे। अभी एक एक पार्ट को अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, आपको घबराने का बात नहीं है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आधा घंटा करके होगा, लेकिन मैं आपको हर एक पार्ट को अच्छा से डील करूंगा। तो ये 10 पार्ट्स को मैं डील करने वाला हूँ। सबसे पहले कोल मिल, कोयला का खदान का मैं आपको वर्णन करूंगा। फिर बॉयलर क्या होता है उसके बारे में कुछ लाइन लिखवाऊंगा। फिर सुपर हीटर के बारे में कुछ लाइन लिखवाऊंगा। यहाँ पर बॉयलर के बाद सुपर हीटर में आया, देखिए सुपर हीटर के बाद टरबाइन में जाएगा, देखिए सुपर हीटर के बाद इधर टरबाइन में आएगा, फिर टरबाइन के बाद कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर के बाद कूलिंग टावर में जाएगा, कूलिंग टावर के बाद फीड वाटर पंप में जाएगा, ये वाला पंप फीड वाटर पंप में जाएगा, फिर इकोनोमाइजर में जाएगा, फिर इकोनोमाइजर से एयर प्री हीटर में जाएगा, एयर प्री हीटर से ड्राफ्ट सिस्टम में अंदर में 2 चीज आता है, एक FDF फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन और IDF इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। ये दोनों चीज को मैं अच्छा से आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो इसको आप एक बार चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 10 पॉइंट को एक जगह लिखने के लिए कॉपी में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है हमारा कोल मिल, इसको देखिए समझिए, ज्यादा कुछ नहीं है। कोल मिल में क्या होता है, देखिए पल्वराइज फ्यूल का यूज किया जाता है, पल्वराइजर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पल्वराइजर का मतलब होता है चूर्णित करने वाला मशीन, ठीक है। चूर्ण, जैसे हम कोयला दिए उस पल्वराइजर में, उस मशीन में, है ना, बड़ा सा मशीन रहता है, उसमें हम कोयला दिए, कोयला तो बड़ा रहता है ना, कोयला दिए, कोयला को एकदम चूर कर देगा, है ना, एकदम क्रश करके, कुचल के एकदम महीन बना देगा, पाउडर बना देगा, है ना। तो ऐसा क्यों किया जाता है, इसका फायदा यहाँ पर आगे आपको पता चलेगा कि ऐसा करने से क्या होगा, कंप्लीट कंबशन होता है ना। हम किस लिए कोयला को भट्टी में दे रहे हैं, ताकि कोयला जल करके अधिक से अधिक माने पानी को गर्म करके भाप बनाए, है ना। तो कोयला अच्छा तरीके से जलेगा तब ना मेरा भाप बनेगा अच्छा तरीके से, ज्यादा से ज्यादा। तो इसीलिए कोयला को जलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इफिशिएंटली, है ना, उसको जलाने के लिए कोयला को चूर्णित किया जाता है। वही बोल रहा है कि पल्वराइज्ड कोल का यूज किया जाता है, पल्वराइज्ड कोल का। और अभी के जमाना में जो भी थर्मल पावर प्लांट है, सब में पल्वराइज्ड फ्यूल का ही यूज किया जाता है। और क्या फायदा है, सिंपलर एज डिस्पोजल। यहाँ कोयला दिए, भट्टी में जलने के बाद जो राख बच गया उसको भी जो डिस्पोज करना है, तो वो भी आसानी से डिस्पोज हो जाएगा, मतलब गैस को भी निकालना काफी आसान है ना। उसके बाद क्या है, एब्सेंस ऑफ स्मोक। अगर हम कोयला को चूर्णित करके भट्टी में भेजेंगे जलने के लिए, तो स्मोक यानी धुआं कम से कम निकलेगा, ना के बराबर। तो फायदा है क्या, नहीं, एकदम फायदा है। तो वही लिख रहा है कि द पल्वराइज्ड कोल मिल्स आर यूज्ड फॉर ड्राइंग। किस लिए, ड्राइंग, यानी कोयला जब दिए तो जब कोयला जमीन से निकाला जाता है खदान माइनिंग करके, तो कोयला में पानी की मात्रा रहता है, कई तरीके का अशुद्धियां रहता है, मट्टी रहता है ना, बहुत कुछ रहता है। तो उसको क्या किया जाता है, ग्राइंडिंग, पहले कोयला को साफ किया जाता है, मतलब सुखाया जाता है, जो पानी मॉइस्चर है उसको सुखाया जाता है, ग्राइंडिंग, उसको कुचला जाता है ना, उसको पीसा जाता है, सेपरेशन और पार्टिकल्स ऑफ डिजायर्ड साइज। अब हमको क्या करना है, कोयला को कुचल करके एकदम हमको डिजायर्ड साइज में, मतलब इतना ज्यादा महीन कर देता, लगभग 1 सेंटीमीटर, आपका स्केल में 1 सेंटीमीटर है ना, उतना छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया जाता कोयला को। अब डिजायर्ड साइज एंड सुटेबल कंट्रोल ऑफ ऑल दीज ऑपरेशंस। अब पल्वराइज्ड कोल मिल्स, देखिए मिल यानी इसका एक अलग से प्लांट होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, कोल हैंडलिंग प्लांट, यहीं पर सारा काम होता है ये सब।
उसके बाद कोयला को फर्नेस यानी भट्टी में भेजा जाता है। तो कोयला का सबसे पहले ये सारा काम किया जाता है, यहाँ खदान से लिए प्लांट में उसको सुखाएगा, उसको पीसेगा, उसको जो भी डिजायर्ड साइज जैसे 1 सेंटीमीटर का साइज में बनाना है कोयला को यहाँ पर होगा। उसके बाद जितना ये सारा ऑपरेशन है सब का कंट्रोल रूम यहीं पर है। उसके बाद दिस क्रश कोल, ये जो कुचला हुआ, ये जो महीन, ये जो पीसा हुआ, ये जो ग्राइंडिंग कोयला है, उसको क्या लिख रहा है कि दिस क्रश कोल गोज टू द पल्वराइजर एंड देन डायरेक्टली टू फर्नेस। उसको पल्वराइजर में भेज करके और ज्यादा कुचल करके बॉयलर में भेज दिया जाता है, फर्नेस में भेज दिया जाता है। क्लियर है? पल्वराइजर देखिए कितने टाइप के होते हैं वो भी आप लोग लिख के रख लीजिए। पल्वराइजर में भी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। किस आधार पर कि कौन सा पल्वराइजर, कौन सा मशीन कम से कम छोटा कर रहा है, मेरा कोयला को कम से कम महीन कर रहा है, उसके आधार पर, यानी बेस्ड ऑन द क्या लिखा है, बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ फ्यूल साइज रिडक्शन, कि फ्यूल का साइज यानी कोयला का साइज को कौन कितना ज्यादा रिड्यूस कर पा रहा है, उसके आधार पर पल्वराइजर को 4 भागों में बांटा गया। एक है बॉल रेस, एक है बॉल रेस, यानी ये पल्वराइजर का ही टाइप है, बॉल रेस टाइप, बॉल मिल टाइप, इंपैक्ट मिल टाइप और बॉल मिल टाइप। ये 4 टाइप के पल्वराइजर होते हैं, ठीक है। और बाकी ये जो एडवांटेज ऑफ पल्वराइज फ्यूल इंक्लूड, यानी हम लोग पल्वराइज फ्यूल का ही यूज क्यों करते हैं उसका फायदा भी मैंने आपको बता दिया। तो इसको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहते तो थोड़ा कॉपी में इसको लिख लीजिए, ठीक है। और अगला जो हमारा है उसको हम लोग देखते हैं, जो बॉयलर में हम लोग चलेंगे, यानी कोल मिल के बाद नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है हमारा बॉयलर। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड है दोस्तों हमारा बॉयलर। देखिए बॉयलर ऐसा कुछ खास नहीं, यहाँ पर सारा काम मैंने बताया ना, कोयला यहाँ पर आने के बाद फर्नेस है, बॉयलर क्या है, फर्नेस है। यहाँ पर क्या होता है, कोयला का दहन होता है, यानी कोयला जलता है और यहाँ पर क्या होता है, इकोनोमाइजर से पानी आता है और पानी को गर्म किया जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही, गर्म करके स्टीम बना करके सुपर हीटर के माध्यम से इसको आगे भेज दिया जाता है। तो बॉयलर क्या था, बॉयलर इज द सेकंड टॉलेस्ट पार्ट आफ्टर द चिमनी इन पावर प्लांट। ये जो पूरा पावर प्लांट दिख रहा है यहाँ पर सबसे बड़ा अगर देखा जाए, सबसे लंबा टोल, सबसे लंबा है चिमनी। उसके बाद जो सबसे लंबा है वो है आपका यही वाला बॉयलर। यहाँ तो आपको दिख नहीं, यहाँ छोटा दिख रहा है, लेकिन आप लोग गूगल में सर्च करके देखिए स्टीम पावर प्लांट या फिर थर्मल पावर प्लांट, तो वहां पर आपको बॉयलर जो है ना, यही वाला हिस्सा सबसे टोलेस्ट दिखेगा, सेकंड नंबर में, सेकंड टोलेस्ट पार्ट, ठीक है, आफ्टर द चिमनी, ये चिमनी के बाद, ठीक है। तो ये हो गया बॉयलर का। और यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर क्या होता है, चिमनी इन पावर प्लांट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द स्टीम एंड रीहीटिंग इट। स्टीम को यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, भाप बनाया जाता है, और जो भाप यहाँ से बन करके आगे निकला, फिर यहाँ सुपर हीटर में गया, सुपर हीटर से कुछ भाप स्टीम को आगे भेज दिया टरबाइन में, कुछ जो बचा हुआ स्टीम में उसको, जो फ्लू गैसेस है उसको इकोनोमाइजर में भेजा, फिर एयर हीटर में, प्री हीटर में भेजा, फिर यहाँ से फिर यहाँ पर लाया जाता है बॉयलर में, और बॉयलर में फिर उसी को रीहीट किया जाता है। यानी बॉयलर में 2 का काम हो गया, एक कोयला यहाँ पर आया तो उसको जलाने के बाद जो स्टीम बना, पहला स्टीम प्रोडक्शन, दूसरा यहाँ से जो अलग से जो स्टीम, यानी ये जो गर्म हवा आ रहा है ना, या फिर जो भी पानी का मात्रा आ रहा है उसको फिर यहाँ पर गर्म कर दिया और गर्म किया जा रहा है, रीहीट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। स्टीम बॉयलर आर ऑफ 2 टाइप्स। स्टीम बॉयलर 2 तरीके के होते हैं। अभी मैंने आपको ये समझाया ना, अभी मैंने पल्वराइजर का 4 टाइप्स बताया ना, उस तरीके से आपका बॉयलर का 2 टाइप होता है। एक होता है वाटर ट्यूब बॉयलर, दूसरा होता है फायर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है कि इसका साइज थोड़ा छोटा होता है, इसका पाइप सब, ट्यूब सब थोड़ा पतला पतला होता है, और इसमें जो विस्फोट होने की क्षमता, माने जो संभावना है वो कम से कम है ना। और जबकि फायर ट्यूब बॉयलर का साइज बहुत बड़ा होता है इसके तुलना में, वाटर ट्यूब बॉयलर की तुलना में, और फायर ट्यूब बॉयलर में विस्फोट होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, विस्फोट होने का चांस। तो ये सब अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आपका आता है तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं बॉयलर का एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला आप लोग लिख के रख लीजिए, ऐसे कभी मान लेते क्वेश्चन में काम देगा तो बॉयलर एफिशिएंसी ईटा बी माने बॉयलर और ईटा माने एफिशिएंसी, तो एमएस एचएस माइनस एचएफ बटा एमएफ कैपिटल एफ। यहाँ पर ये सब क्या है, तो ये एनबी माने तो आपको समझ में आ गया बॉयलर एफिशिएंसी। एमएस मतलब, एम का मतलब होता है मास या फिर वेट, तो वेट ऑफ स्टीम, जो यहाँ पर स्टीम बना उसका वेट कितना किलोग्राम स्टीम बना, तो इसका जो यूनिट होगा वो किलोग्राम पर आवर में होगा, ठीक है। कितना घंटा, 1 घंटा में कितना स्टीम बना, उसके आधार पर हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं। और उसके बाद एच एस क्या है, एच का मतलब होता है इंथैल्पी, तो एस यानी स्टीम का इंथैल्पी, स्टीम कितना ज्यादा, उसका हीट उसमें कितना है, तो इसका जो यूनिट होगा वो बीटीयू पर आवर में। एच एस का जो यूनिट होगा वो होगा बीटीयू पर आवर में, ठीक है, बीटीयू पर आवर्स में। फिर एचएफ वो भी इंथैल्पी होगा, लेकिन किसका, ये स्टीम का था, ये फ्लूइड का, यानी जो यहाँ से पानी दिया जा रहा है इकोनोमाइजर से, उसके बाद एयर प्रीहीटर से,
जो पानी दिया जा रहा है एयर प्यूरिटर से तो चलिए गर्म हवा आता है, लेकिन इकोनोमाइजर से पानी आता है, ठीक है, यहाँ कूलिंग टावर के माध्यम से पानी आता है बॉयलर में। तो उसको क्या किया जाता है, उसका एंथैल्पी, उसमें कितना हीट है, क्योंकि देखिए इकोनोमाइजर को पहले ही हम फ्लू गैसेस के माध्यम से यहाँ पर जो पानी था उसको थोड़ा गर्म कर लिए थे, सुसुम पानी है ना, हम लोग बोलते हैं खोटा भाषा में सुसुम पानी, थोड़ा सा महीन गर्म कर लेते, ठीक है, उसके बाद बॉयलर में भेजते, तो उससे बॉयलर में आने से पहले उसमें कितना हीट था, वही एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, वो भी उसका यूनिट BTU पर आवर में होगा। उसके बाद MF, तो ये हो गया मास ऑफ फ्लूइड, कितना मास आ रहा है, तो ये भी आपका किलोग्राम पर आवर में हो जाएगा। उसके बाद F क्या है, टोटल नहीं, हाई हीट वैल्यू, यानी यहाँ पर जो फर्नेस में भट्टी में कितना हीट बना है ना, कितना हीट बना, उसका वैल्यू कितना है, वैल्यू वही कैपिटल F है, ठीक है। तो चलिए ये सब हो गया, तो आप लोग पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में लिख लीजिए, फिर ताकि हम लोग जल्दी जल्दी सभी पार्ट सब देख लेंगे। तीसरा है दोस्तों सुपर हीटर। देखिए बॉयल, अभी हम खदान से कोयला ले आए, उसको महीन कर लिए, महीन करने के बाद बॉयलर में दे दिए, बॉयलर के बाद अब आ रहे हम लोग सुपर हीटर में। बॉयलर में क्या हुआ, स्टीम बना, भाप बना, गर्म भाप बना, उसमें ना कुछ अभी पानी की मात्रा रह गया, भाप में कुछ पानी की मात्रा रह गया, उस पानी की मात्रा को हटाने के लिए क्या लिखा है, हम सुपर हीटिंग का क्यों जरूरत होता है, हम लोग क्यों करते हैं, इससे फायदा क्या है, द एडिशनल हीट इम्पार्टेड टू वेपर कॉजेज इट टू बिहेव मोर लाइकली टू परफेक्ट गैस। इसमें जो पानी की मात्रा है उसको हटा करके क्या लिखा है, एलिमिनेट ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर को एलिमिनेट करके जो मेरा गैस है उसको परफेक्ट गैस, जो स्टीम है उसको परफेक्ट गैस बनाने के लिए, है ना। और स्टीम कंडेंसेशन कैन बी अवॉइडेड, यहाँ पर जो कंडेंसेशन वही बोल रहे मॉइस्चर जो है ना, उसको अवॉइड करने के लिए। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, ऐसा करने से क्या होगा, जो मेरा स्टीम है वो एकदम परफेक्ट गैस बन जाएगा, परफेक्ट गैस बन जाएगा तो टरबाइन में हाई एफिशिएंसी से गिरेगा, इस तरीके से पूरा जो मेरा प्लांट है उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा, है ना। तो क्या सुपर हीटर का मतलब समझिए, सुपर हीटर यार सिंपल है, हीट एक्सचेंजर, जो हीट है इतना टेम्परेचर का हीट है उसको चेंज कर देता है, मतलब इतना हीट तक पहले कम हीट था उसको अब ज्यादा हीट में बदल दिया, यानी ये सिंपल सा हीट एक्सचेंजर है, यहाँ जितना हीट आया उसको और हीट में बदल दिया, हीट एक्सचेंजर है। कैसे यह काम वो कैसे करता है, फॉर इम्पार्टिंग एडिशनल एनर्जी टू स्टीम फॉर गिवन प्रेशर, उतना ही प्रेशर में जितना स्टीम आया वही स्टीम को, अलग से स्टीम नहीं दिया, उसी को और गर्म कर दिया, तो इससे क्या होगा, उसका एनर्जी, उसका एंथैल्पी और ज्यादा बढ़ गया। सुपर हीटर में यही काम होता है, और यदि एंथैल्पी बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गया, उसका जो फ्लू गैसेज है उसमें मॉइस्चर हट गया, तो वो एक तरीके का परफेक्ट गैस बन जाएगा, उसके बाद हम टरबाइन में उसको आगे बढ़ाएंगे, समझ में आ रहा है ना। तो ये होता है सुपर हीटर में जो गैस आया उसको और ज्यादा गर्म किया जाता है, सिंपल सा लॉजिक यही है और कुछ खास नहीं है। उसके बाद ये एडवांटेजेस है, आप लोग देख लीजिए, सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम, स्टीम को गर्म करने का, सुपर हीट करने का क्या क्या फायदा है, तो इसको भी आप लिख लीजिए। बॉयलर हो गया दोस्तों, बॉयलर के बाद सुपर हीटर में हमारा स्टीम आ गया, यानी परफेक्ट गैस आ गया। अब सुपर हीटर के बाद जो सीधे जाएगा वो टरबाइन में जाएगा, उससे टरबाइन से पहले वो वाल्व लगा होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बस तो वाल्व को मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। टरबाइन में चलते हैं, टरबाइन में क्या होता है वो देखिए, टरबाइन यूज्ड टू रोटेट द सिंक्रोनस अल्टरनेटर, टरबाइन के बाद यहाँ उसके बाद आपका क्या जुड़ा रहता है, अल्टरनेटर जुड़ा रहता है, ठीक है, क्या जुड़ा रहता है, सिंक्रोनस अल्टरनेटर जुड़ा रहता है, ठीक है। ये जो अल्टरनेटर को घुमाया जाता है और यहाँ से 3 फेज एसी आपका निकलता है, तो उसको भी नहीं लिख रहा, हमारा जो मेन हमारा जो मोटिव है वो हमको टरबाइन को घुमाना है। कोई भी पावर प्लांट हम लोग पढ़ रहे हैं उसका मेन मोटिव है कि हम कैसे भी करके टरबाइन को कैसे घुमाएंगे, हम किस तरीके से टरबाइन घुमाएंगे, उसके बाद तो टरबाइन तो घूमेगा तो बिजली तो बनेगा, वो तो सिंपल सी बात है, उसमें कौन सा लॉजिक है, वो तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। टरबाइन जब हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ रहे थे, सिंक्रोनस अल्टरनेटर पढ़ रहे थे, तभी मैंने आपको बताया था पूरा कंस्ट्रक्शन के साथ। हाँ, अगर आप लोग सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस अल्टरनेटर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जाकर के क्लिक करके देख लीजिएगा बाद में, ठीक है। तो टरबाइन का यूज किस लिए किया जाता है, ताकि सिंक्रोनस यहाँ पर जो ये जो अल्टरनेटर है उसको घुमाया जाए, टरबाइन घूमेगा तब ना अल्टरनेटर घूमेगा, तब ना जनरेटर तो घूमेगा, है ना। और साथ ही साथ ये जो टरबाइन है, टरबाइन ये वाला है ना, टरबाइन ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, जो स्टीम एनर्जी, यहाँ जो स्टीम है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखिए टरबाइन है, टरबाइन में कई तरीके के ब्लेड लगे होते हैं, टरबाइन यहाँ पर इस तरीके से आपको डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर में इस तरीके का रहता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था टरबाइन हमेशा वर्टिकल एक्सिस में घूमता है, तो इसमें बहुत सारा ब्लेड लगा हुआ है ना। ये ब्लेड इसके ऊपर में जब मेरा ये जो स्टीम गिरता है भारी मात्रा में, जो हाई स्पीड में स्टीम इसके ऊपर में गिरता है ना, तो ये क्या करता है, ये जो टरबाइन है उसको इधर घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है।
तो ये जो स्टीम में जो मेरा स्टीम एनर्जी था उसको ये टरबाइन खुद से रोटेट हो करके, है ना, काइनेटिक एनर्जी में बदल दिया, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी रहता है, तो ये जाकर के सीधा सीधी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बस सिंपल सा ये लॉजिक है, और कुछ खास नहीं है। स्टीम एनर्जी इसमें गिरा, उसको काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में मिला करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, और आगे जाकर के आपका अल्टरनेटर घूम रहा है और बिजली बनेगा। अब देखिए दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए ये भी आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है, एमसीक्यू में कि टरबाइन कितने टाइप के होते हैं। इससे पहले जब हमने आपको टरबाइन, जब सिंक्रोनस जनरेटर, अल्टरनेटर पढ़ाया था, वहां पर भी मैंने आपको टरबाइन पढ़ाया था, ठीक है, टरबाइन, लेकिन इतना डिटेल में मैंने नहीं बताया था, जहां इतना डिटेल में यहां पर दिया गया। तो स्टीम फ्लो डायरेक्शन के आधार पर कि किस डायरेक्शन में स्टीम फ्लो हो रहा है, ऊपर से, नीचे से, बगल से, साइड से, उसके आधार पर टरबाइन को डिजाइन किया जाता है। तो किस तरीके के टरबाइन होते हैं, एक्सियल टरबाइन होते हैं, रेडियल टरबाइन होते हैं, टेंजेंशियल टरबाइन होते हैं। सिंपल सा ये सब का नाम आप लोग याद रख लीजिए, बाकी इस सब के बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए ये सब जो है ना, अगर कहीं छूट जा रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका डिप्लोमा में बेसिक पढ़ना है, इसके बाद बीटेक में ये सब और डिटेल में भी पढ़ना है। क्या सोच रहे इतना ही में खत्म हो गया? नहीं, पावर प्लांट बहुत अंदर तक हर एक चीज को बारीकी से समझना होगा, क्योंकि आप लोग इंजीनियर बन जाएंगे ना, तो इंजीनियर में सीधे आपको कंस्ट्रक्शन साइड में जाना होगा, वहां पर आपको सारा कुछ हैंडल करना होगा, तो आपको हर एक चीज के बारे में नॉलेज रखना होगा। तो अभी तो हम लोग का दिमाग उतना बड़ा नहीं है, तो हम लोग उतना अभी नहीं समझ पाएंगे, तो जितना है फिलहाल उतना हम लोग के लिए काफी है। तो ये जो टरबाइन है, टरबाइन को उसके स्टीम फ्लो डायरेक्शन के आधार पर 3 कैटेगरी में टरबाइन को डिजाइन किया जाता है, एक्सियल टरबाइन, रेडियल टरबाइन और टेंजेंशियल टरबाइन। दूसरा, एक्सपेंशन प्रोसेस के आधार पर, जैसे स्टीम यहाँ पर गिरा तो एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है स्टीम, तो उसके आधार पर भी, है ना, अगर मान लेते फैल गया और मेरा टरबाइन को अच्छा से घुमा ही नहीं पा रहा, तो है ना, तो उसके आधार पर टरबाइन को भी डिजाइन करना होगा। तो इसके आधार पर टरबाइन जो है ना, वो 3 टाइप के होते हैं। एक इंपल्स टर्बाइन, किसी बुक में 2 ही को टाइप देता है, लेकिन 3 टाइप के होते हैं, इंपल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ इंपल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन, ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ स्टेजेस, ये टरबाइन घुमा तो ये सारा खेल अभी टरबाइन के अंदर में हो रहा है। ये बहुत बड़ा एक मशीन है, ठीक है, ये आपको छोटा से दिख रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक मशीन होता है। उसमें क्या होता है, कई तरीके के प्रोसेस होते हैं, है ना, उसमें कई स्टेजेस होते हैं, है ना। ये ब्लेड जो आपको एगो दिख रहा है ना, ये एगो ब्लेड नहीं है, इसके ये चक्री जो एगो दिख रहा है ना, इसके जुड़ा हुआ बहुत सारा और चक्री है, इसमें भी ब्लेड है, फिर और बड़ा हो गया, इसमें भी ब्लेड है ना। तो ये थोड़ा बड़ा होते जाता है, ठीक है, इसका ये जो टरबाइन है ये थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है। ये स्टेजेस बोलते हैं, 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, है ना, स्टीम गुजरेगा। तो नंबर ऑफ स्टेजेस के आधार पर सिंगल स्टेज टरबाइन और मल्टी स्टेज टरबाइन, ठीक है, बहुत सारा इसमें ब्लेड, कई ब्लेड स्टेशनरी में रहता है, रुका हुआ रहता है, कई ब्लेड मूव करता है, ठीक है, रोटेट करते हैं, तो वो होते हैं। और रोटेशनल स्पीड के आधार पर टरबाइन कितने प्रकार के होते हैं। एक, हमको 50 एचजेड फ्रीक्वेंसी वाला एसी करंट चाहिए, तो हमको 3000 आरपीएम वाला यहाँ पर टरबाइन चाहिए, जो 1 मिनट में आरपीएम, राउंड पर मिनट, जो 1 मिनट में 3000 राउंड घूमे 1 मिनट में, वैसा हमको टरबाइन चाहिए। और अगर हमको 60 एचजेड का फ्रीक्वेंसी वाला हमको एसी करंट बनवाना है ना, प्राप्त करना आउटपुट में, तो हमको 3600 आरपीएम राउंड पर मिनट, यानी 1 मिनट में 3600 राउंड, 3600 राउंड घूमने वाला टरबाइन चाहिए। तो ये तो हम लोग का इंडिया में इसका जरूरत नहीं है, हम लोग का इंडिया में इसका यूज किया जाता है, ये तो अमेरिका में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि अमेरिका में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी का वहां पर आपका एसी करंट चाहिए, जबकि हम लोग का इंडिया उतना डेवलप नहीं है ना, और यहाँ पर उतना ये सब चलता है, ठीक है। तो टरबाइन के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिल गई होगी, और ये सब याद रखिएगा, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, इस तरह से ऑब्जेक्टिव में रह सकता है कि इनमें से कौन एक्सपेंशन प्रोसेस के आधार पर टरबाइन के टाइप नहीं है। तो ऑप्शन में रहेगा इंपल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, कॉम्बिनेशन ऑफ इंपल्स एंड रिएक्शन टरबाइन, नन ऑफ द अबव। तो नहीं है पूछा है, तो आपको नन ऑफ द अबव टिक करना है। देन बेसिकली आपका क्वेश्चन रहता है कौन है, तो आपको याद रखना है कि इंपल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ इंपल्स रिएक्शन टरबाइन। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये बहुत कम रहता है, क्योंकि किसी बुक में ये वाला देता है, किसी बुक में ये वाला नहीं रहता है। तो वो बेसिकली आपको 2 ऑप्शन एग्जाम में देखने को मिलेगा, और 2 को कुछ और घुसा देगा, जैसे एक्सियल टरबाइन, रेडियल टरबाइन, है ना, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। और टरबाइन कुछ खास नहीं है, केवल इसमें स्टीम जब गिरता है तो ये घूमना शुरू हो जाता है और अल्टरनेटर को घुमाता है, बस सिंपल सा। इसमें जो स्टीम एनर्जी है उसको रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। नोट कर लीजिए इसको। तो दोस्तों टरबाइन घूमने से मेरा इलेक्ट्रिसिटी तो बन गया, अब जो बचा हुआ जो स्टीम है ना, अब यहाँ पर टरबाइन में हम लोग जो स्टीम का बौछार करवाए थे, तो टरबाइन तो घूम गया, अल्टरनेटर घूमने से बिजली तो बन गया, लेकिन अब जो यहाँ से टरबाइन से मेरा, है ना, ये स्टीम को निकालना भी तो पड़ेगा, नहीं तो जाम हो जाएगा वहां पर, मेरा टरबाइन फट भी सकता है।
तो उसको निकालने का कुछ रास्ता होना चाहिए। तो निकालने का यहाँ रास्ता रहता है और निकाल करके एग्जॉस्ट स्टीम है उसको कंडेंसर में भेजा जाता है। नाम से ही पता चला कंडेंसर यानी कंडेंस यहाँ पर करने का काम होगा। किसको? स्टीम को कंडेंस करके लिक्विड वाटर में इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो कंडेंसर, स्टीम कंडेंसर इज a device in which the exhaust steam from engines and turbines is condensed and air and non condensable gases are removed in a continuous process। ठीक है, बता दिए कि इसमें जो स्टीम आया एग्जॉस्ट स्टीम है उसको कंडेंस किया जाता है और जो नॉन कंडेंसेबल गैसेज है ना, या फिर जो नॉन कंडेंसेबल जो मेरा गैसेज है और एयर है, हवा है, उसको क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है एटमॉस्फेयर में। उससे हमको कोई लेना देना नहीं है ना, जो कंडेंस नहीं हो सकता वैसा किससे इसको। तो इसका कुछ जैसे उसका दो गुण है, देयर आर द टू बेसिक एडवांटेज ऑफ कंडेंसर। कंडेंसर का यूज करने का फायदा क्या है? क्योंकि कोई भी चीज यहाँ पर पावर प्लांट में हम लोग दिए, मेन पार्ट्स कंसीडर किए, तो उसका कुछ ना कुछ अहम रोल भी होगा। तो कंडेंसर का रोल ये कि ये क्या करता है? रिकवरी ऑफ कंडेंसेट फॉर रीयूज एज बॉयलर वाटर। यहाँ जो टरबाइन घूमने के बाद जो मेरा स्टीम बच गया, एग्जॉस्ट स्टीम है, इंजीनियर ने सोचा कि ये जो स्टीम है ये तो पानी का ही भाप है, तो हम लोग क्या करते हैं, और हमको बॉयलर में पानी ही तो चाहिए है फिर से गर्म करके टरबाइन तक लाने के लिए, घुमाने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो बचा हुआ जो स्टीम है उसको फिर से हम लोग कंडेंस कर देते हैं, क्योंकि ये पानी का ही तो भाप है। तो फिर से अगर हम कंडेंस कर देंगे तो फिर जो भी हमको, भले हमको बहुत ज्यादा मात्रा में पानी नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा है। तो ये जो, और साथ ही साथ मेरा कुछ बेकार भी नहीं होगा, बर्बाद भी नहीं होगा। तो यहाँ से एग्जॉस्ट स्टीम है उसको कंडेंस करके फिर से पानी बना करके पंप के माध्यम से इकोनोमाइजर में ऊपर भेज करके फिर बॉयलर में गिराया जाता है, और इकोनोमाइजर में थोड़ा और ज्यादा फ्लू गैसेस से मिला करके थोड़ा और ज्यादा गर्म कर लिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सुसुम गर्म कर लिया जाता है। हम लोग खट्टा भाषा में बोलते हैं जो थोड़ा सा नरम जो गर्म पानी रहता है उसको सुसुम पानी बोलते हैं, है ना। तो इकोनोमाइजर में, तो इससे हम लोग को क्या मिल रहा है? इससे हम लोग को क्या मिल रहा है कि रीयूज कर पा रहे, हम उस जो पानी को फिर से रीयूज कर पा रहे बॉयलर वाटर के रूप में। और साथ ही साथ ऐसा करने से मेरा जो प्लांट का एफिशिएंसी है वो भी बढ़ रहा है। सही बात है कि अब हमको भले यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन नदी से भी तो अब हमको पानी कम लेना पड़ेगा। कुछ मेरा यहीं से मैनेज हो जा रहा है, हो रहा है ना? हाँ, एकदम हो रहा है। आप देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट देखिए, इसका कॉन्सेप्ट मतलब कितना खतरनाक यहाँ पर यूज किया गया। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये डायग्राम ऐसे जिधर मन तिधर छापने से नहीं होगा, इसका कुछ लॉजिक है। जैसे एग्जॉस्ट स्टीम जिस लाइन में आया गिरा, उसी लाइन में फिर देखिए यहाँ से ऊपर भी जा रहा है। इससे क्या आपको पता चल रहा है? यहाँ से जो आपका जो स्टीम, एग्जॉस्ट स्टीम जो है वो थोड़ा क्या रह रहा है? गर्म रहा है ना। टरबाइन से निकलने के बाद काइनेटिक एनर्जी आ गया है ना, तो टरबाइन से निकलने के बाद जो स्टीम है, एग्जॉस्ट स्टीम, वो थोड़ा सा गर्म है। और यहाँ से कूलिंग टावर से फिर हम जो पानी पंप के माध्यम से ऊपर भेज रहे हैं वो ठंडा पानी है। तो ठंडा पानी और गर्म पानी के ये पाइप के ही माध्यम से ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो ये दोनों पाइप को थोड़ा सामने सामने रखा जाता है, ताकि क्या होता है, इसके थोड़ा, हम लोग बोलते हैं कि इसका जो थोड़ा प्रभाव है वो इस ठंडा पानी में थोड़ा आ जाए, है ना। जो हीट इसमें जो गर्म पानी में जो हीट है वो थोड़ा ठंडा पानी में आ जाए, थोड़ा इस जो ठंडा पानी इसको थोड़ा गर्म कर दे, और ये जो गर्म पानी है उसको थोड़ा ठंडा कर दे। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर माने क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे को काट रहा है। हमको ये जो इधर से जो ठंडा पानी जा रहा है उसको इकोनोमाइजर में भेज करके फिर हमको बॉयलर में भेजना है। तो हम क्या करेंगे, ठंडा पानी ना, हम इसको सुसुम गर्म पानी यानी थोड़ा सा गर्म पानी भेजेंगे। तो गर्म पानी हमको यहाँ पर पाइप में कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ से जो गर्म पानी निकल रहा है टरबाइन को, तो थोड़ा सटा करके रखा जाता है, ताकि क्या होगा, ये जो इसको हम किस लिए भेज रहे हैं? ठंडा करने के, कंडेंस करने के लिए। और ये क्या है, पहले से ठंडा पानी, तो इसके संपर्क में आएगा तो ये भी ठंडा हो जाएगा, और ये गर्म है तो इसके संपर्क में आएगा तो ये भी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। कंसेप्ट देखिए, दोनों एक दूसरे पैरेलल पाइप है। देखिए ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, वो भी दोनों पैरेलल में। देखिए तो कंसेप्ट यहाँ भी लगाया गया इंजीनियर दिमाग। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ठीक है, ऐसे नहीं कि ये पाइप यहाँ यार इसको टेढ़ा मेढ़ा करके हम इधर से घुसा दिया इकोनोमाइजर में, ऐसा नहीं, समझ रहे? हाँ, उसके बाद देखिए ये हो गया, यहाँ तक पहुंच गए। इसका दो एडवांटेज मैंने आपको बता दिया, प्लांट का एफिशिएंसी भी बढ़ता है और साथ ही साथ हम जो पानी है उसको रीयूज भी कर पा रहे हैं, तो ये फायदा है। अब इसका जो टाइप देख लीजिए, जो कंडेंसर है इसका दो टाइप होता है, ये आप लोग देख लीजिए, एक सरफेस कंडेंसर, एक जेट कंडेंसर। ज्यादा कुछ इसमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, केवल नाम याद रख लीजिए कि कंडेंसर का दो टाइप होता है, एक सरफेस कंडेंसर, एक जेट कंडेंसर। ठीक है, तो ये कंडेंसर भी हो गया। फिर अब हम लोग देखते हैं कूलिंग टावर, फिर हम लोग धीरे धीरे जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, कूलिंग टावर, यहाँ पर जो कूलिंग टावर दिख रहा है ना, ये चरकुट दिख रहा है, लेकिन चरकुट नहीं होता है, ये एक बड़ा सा एरिया होता है। और इसमें क्या होता है, बड़े बड़े एकदम ऊंचा ऊंचा, जिस तरह से चिमनी होता है, चिमनी तो पतला रहता है, ये मोटा मोटा एकदम गोल जैसा ऊपर लंबा लंबा, है ना, बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे, या फिर आप लोग बहुत जगह देखे भी होंगे, एकदम सफेद सफेद इस तरह रहता है ना, इस तरह के। और यहां से आपका क्या निकलता है,
जो भी आपका इसमें सिंपल सा आपका हवा निकलता है और इसमें कोई धुआं वगैरह नहीं निकलता, ठीक है, ठंडा हवा निकलता है। तो ये सफेद सफेद जो रहता है यही इसी को बोलते हैं हम लोग कूलिंग टावर, ठंडा करने वाला टावर, ठीक है। तो क्या लिखा है देखिए, द सर्कुलेटिंग वाटर और द कूलिंग वाटर सिस्टम फॉर्म्स द मेजर सिस्टम सेक्शन ऑफ द कंडेंसिंग सिस्टम, देखिए, एंड रिप्रेजेंट द सेकंड लार्जेस्ट सिंगल पावर कंज्यूमर ऑफ द पावर जनरेटेड बाय इट। कह रहा है कि सबसे ज्यादा पावर कौन, मतलब किसको चलाने के लिए सबसे ज्यादा पावर लगता है, सबसे ज्यादा पावर तो कूलिंग टावर, इसमें भी पावर लिया जाता है। यहाँ पर जो पावर बना उसका भी सेकंड सबसे बड़ा हिस्सा पावर यही लेता है, कूलिंग टावर, इसको भी चलाने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा कूलिंग टावर। मतलब सिंपल से नहीं समझ में आया ना, तो इतना समझ लीजिए कि कूलिंग टावर में क्या होता है, ठंडा किया जाता है पानी। यहाँ पर कंडेंसर के बाद पानी को कूलिंग टावर में भेजा जाता है, कूलिंग टावर में और ज्यादा इसको ठंडा किया जाता है, कंप्रेस करके, है ना, और ज्यादा ठंडा किया जाता है और फिर पंप के माध्यम से इसको आगे बढ़ा देते, और कुछ खास नहीं है इसमें। और नदी का पानी को भी लिया जाता है, क्योंकि ये जो कंडेंसर से जो मेरा पानी आ रहा है वो कम मात्रा में आ रहा है, तो नदी से भी पानी लेकर के कूलिंग टावर के माध्यम से यहाँ पर भेजा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कूलिंग टावर के बाद दोस्तों हमारा जो पानी जाएगा वो कंडेंसर के माध्यम से आप जाएगा, वो सेकंड हिस्सा में आएगा आपका फीड वाटर पंप, इसको बॉयलर फीड पंप भी कहा जाता है, ठीक है। कूलिंग टावर के बाद बॉयलर फीड पंप, यहीं से फीड पंप करके पानी को इकोनोमाइजर तक पहुंचाया जाता है, ऊपर उठाया जाता है पानी को, क्योंकि देखिए पानी अपने आप नीचे से ऊपर नहीं आ सकता है, हाँ ऊपर से नीचे पानी अपने आप आ सकता है, लेकिन नीचे से ऊपर वो खुद से नहीं जा पाएगा, तो उसको क्या किया जाएगा, पंप के माध्यम से ऊपर करवाना पड़ता है, भेजना पड़ता है। तो देखिए मैंने आपको वहां पर थोड़ा बता दिया था, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था कि जो सेकंड लार्जेस्ट पे पावर कंज्यूम करता है वो कूलिंग टावर था, लेकिन फर्स्ट कौन करता है, यानी सबसे ज्यादा पावर कौन, यहाँ पर अल्टरनेटर में बिजली बन गया, पावर बन गया। अब पावर को कुछ यहीं पर काम लगवाया जाता है, उसके बाद थ्री फेज में भेजा जाता है, कुछ यहाँ पर जैसे कूलिंग टावर में भेजा जाता है पावर को, कूलिंग टावर, उसके बाद मतलब उससे पहले फीड वाटर पंप में, तो फीड वाटर पंप में सबसे ज्यादा पावर लेता है, कितना, लगभग पूरे पावर प्लांट का 10%। देखिए क्या लिखा है, इन द थर्मल पावर स्टेशन अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ जनरेटेड पावर इज कंज्यूम्ड बाय इट्स ऑक्सिलरीज एंड बीएफपी इज द हाईएस्ट पावर कंज्यूमर, बीएफपी मतलब बॉयलर फीड पंप, यही आपका 10% ले लेता है आपका पावर, ठीक है, जो भी पावर बना उसका 10% तो यही ले लिया। और सेकंड जो है वो आपका कूलिंग टावर है, समझ में आ गया। हाँ, और लंबाई के माध्यम में अगर देखा जाए, लंबाई के बेसिस पर अगर देखा जाए तो बॉयलर सबसे लंबा रहता है, चिमनी के बाद, चिमनी सबसे लंबा, सेकंड नंबर में बॉयलर। और पावर कंज्यूमर के मामले में तो पावर सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है बीएफपी, बॉयलर फीड पंप, उसके बाद कूलिंग टावर। ये दो चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, अगर याद रख पाइएगा तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। तो ये हाई कैपेसिटी इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है कहां पर, ये फीड वाटर पंप में, एकदम हाई इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है जिसका कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इंडक्शन मोटर, इसके बारे में आपको पता होगा किस लिए, ताकि यहाँ पर जो इज यूज्ड टू फीड द वाटर टू द बॉयलर, ठीक है, पानी को फीड करवाने के लिए बॉयलर में, फीड का मतलब होता है खिलाना, पानी को खिलाने के लिए, कौन खाएगा पानी को, बॉयलर में खाएगा, और पानी को खा करके क्या करेगा, भाप बनाएगा। हाँ, तो पानी को कहां तक पहुंचाएगा, बॉयलर तक पहुंचाने के लिए। तो बाकी ये सब बता दिया मैंने, हो गया। तो ये देखिए बॉयलर फीड पंप आपको लगभग समझ में आ गया कि पानी को ऊपर भेजता है कहां पर, बॉयलर तक भेजता है, कौन, फीड वाटर पंप, ठीक है। और यही फीड वाटर पंप है, ये आपका पूरे थर्मल पावर प्लांट 10% पावर खुद कंज्यूम कर लेता है। उसके बाद आपका कूलिंग टावर, ठीक। चलिए अगला जो हमारा है वो एयर प्रीहीटर है, एयर प्रीहीटर है, और ये हो जाएगा 8वां, और 9वां हो जाएगा आपका ड्राफ्ट सिस्टम, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों फीड वाटर पंप से पानी अब हमारा कहां जाएगा, एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर से मतलब एयर प्रीहीटर में जाने से पहले जो पानी है ना वो इकोनोमाइजर में जाएगा, तो इसीलिए पहले हम लोग इकोनोमाइजर को देख लेते हैं। तो इकोनोमाइजर देखिए, इकोनोमाइजर और एयर प्रीहीटर, आपका कंफ्यूजन यही दो पॉइंट में होगा, यही दो पॉइंट पे, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर बाकी किसी चीज को पढ़ने नहीं आए, उन लोग का कंफ्यूजन था कि एयर प्रीहीटर क्या होता है और इकोनोमाइजर क्या होता है, मतलब दोनों का काम बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो 1%। कहां पर डिफरेंस है वो मैं यहीं पर डिफिनेशन, इसीलिए दोनों को साथ साथ मैंने यहाँ पर लिखा है, ताकि आपका कंफ्यूजन जहां पर था मैं दूर कर दूंगा। देखिए पानी फीड वाटर पंप से कहां गया, इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर में देखिए फ्लू गैसेज सुपर हीटर से कहां एंटर कर रहा है, इकोनोमाइजर में, और पानी यहां से कहां आया, इकोनोमाइजर में। तो इकोनोमाइजर में कौन सा पानी आया है, ठंडा पानी आया। ठंडा पानी को फ्लू गैसेज क्या करेगा, थोड़ा सा गर्म कर देगा। तो ये इकोनोमाइजर क्या करेगा, फ्लू गैसेज से, फ्लू गैसेज में क्या है, गर्म गैस है ना, फ्लू गैसेज क्या है, गर्म गैस है, तो फ्लू गैसेज से कुछ हीट को निकाल लेगा, हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और जो यहाँ पर अंदर में पानी है जो नीचे से लिया है उस पानी को गर्म करेगा, बस ये काम है इकोनोमाइजर का। तो क्या लिखा था, इकोनोमाइजर आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेज फॉर द हीटिंग ऑफ फीड वाटर। ये जो फीड वाटर लिया है उसको गर्म करता है, कैसे गर्म करेगा, ये जो फ्लू गैसेज से हीट लेकर के, बस ये इकोनोमाइजर का काम है। हीट रिकवर, तो ऐसा करने से क्या होगा, जो फ्लू गैसेज में जो मेरा हीट बर्बाद हो रहा था,
है ना, यहाँ देखिए चिमनी के माध्यम से फिर बाहर ही निकल जाएगा ना फ्लू गैसेस। फ्लू गैसेस क्या है, फ्लू गैसेस कुछ गैस और कुछ राख एस का मिश्रण है बस। तो फ्लू गैसेस से हीट लेकर के वो अगर, मतलब कहने का मतलब कि अगर आप फ्लू गैसेस से कुछ हीट निकाल ले रहा है, कुछ हीट क्या जितना सकेगा उतना हीट निकालेगा, तो इससे क्या होगा, जो मेरा हीट बर्बाद हो रहा था डिस्पोज इन द एयर, जो बाद में जाकर के हवा में निकल जाए, मतलब चिमनी के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, तो उसका डिस्पोज को भी वो क्या करता है, विच डिस्पोज इन द एयर, उसको भी क्या करता है, उसको रिकवर कर लेता है। इट रिकवर द सम पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द फ्लू गैसेस, ठीक है। वो क्या करेगा, क्योंकि बाद में फ्लू गैसेस क्या चिमनी से होकर बाहर निकल जाएगा, तो क्या करेगा वो फ्लू गैसेस से जो भी हीट था उसको रिकवर कर लेगा, मतलब ले लेगा। तो इससे मेरा क्या हो रहा है, फ्लू गैसेस बर्बाद भी नहीं हो रहा है, ठीक है। जितना से जितना हो सके ये यहाँ से हीट निकाल लेगा फ्लू गैसेस से, और पानी को गर्म करेगा, पानी को गर्म करके फिर बॉयलर में भेजेगा, बॉयलर में भाप बनेगा। तो ये हो गया इकोनोमाइजर का काम। आप देखिए फिर भी कहते हैं ना, जो थेथर आदमी रहता है ना, थेथर जिद्दी आदमी, फिर भी फ्लू गैसेस में कुछ ना कुछ हीट रह जाता है ना। तो फिर अब क्या होगा, एयर प्यूरिटर में जाएगा, और एयर प्यूरिटर में बोल तो रहा है तुम आ, तू हम तेरा ही तो इंतजार कर रहे हैं, है ना। तो बोल रहा है कि तुम आओ, हम तेरा ही इंतजार कर रहे हैं, हम और कुछ काम नहीं है मेरा, हम तुम्ही को खाली लेने के लिए यहाँ पर बैठे, तुम आओ, हम तुमको क्या करेंगे, पंखा मेरा पास सही है ना, बाहर का जितना भी हवा है एयर प्यूरिटर में घुसा देगा, और एयर प्यूरिटर में यहाँ फ्लू गैसेस है, फिर उसको गर्म करके, देखिए अब आप लोग सोच रहे कि हवा यहाँ पर क्यों दे रहा है, गर्म करने के लिए, यहाँ से हॉट एयर निकल रहा है, तो हवा क्यों दिया है, तो आप लोग शायद भूल रहे केमिस्ट्री कि आग लगने के लिए हवा बहुत जरूरी है, आग लगने के लिए हवा बहुत जरूरी है। आप लोग देखे होंगे कि कहीं पर अगर आग लग गया है तो वहां पर हवा से भी नहीं बुझता है, पानी से भी नहीं बुझता है ना, नहीं बुझता है, तो वहां पर क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया जाता है ना, सप्लाई किया जाता है। तो इसीलिए बोल रहे कि अगर आप हवा देंगे, कहता है ना कि कहीं आग लग गया, अगर वहां पर आप और ज्यादा हवा दे दिए तो वो और भड़क जाएगा, है ना, क्योंकि हवा क्या है O2, और आग क्या है, उसमें हाइड्रोजन की मात्रा है, तो हाइड्रोजन और O2 मिल जाए तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, तो कहा जाता है ना कि पानी कहा जाता है ना कि आग को भड़काने के लिए हवा चाहिए, क्योंकि हवा के ही प्रेजेंस में कोई भी चीज जलता है, एयर के ही प्रेजेंस में। तो यहाँ पर फैन लगा हुआ है, FDF, फोर्स ड्राफ्ट फैन, आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से हवा लेकर के ये फ्लू गैसेस को और ज्यादा गर्म किया जाता है, और फिर वहां से गर्म हवा को बॉयलर में गिरवाया जाता है, और फिर बॉयलर के माध्यम से टरबाइन में भेज दिया। देखिए यहीं पर मेरा गर्म भाप बन गया है, तो हम क्या करेंगे, एयर प्रीहीटर से भी टरबाइन में गिरा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई मेरा पास सिस्टम नहीं है, इसलिए लास्ट में इसको एयर प्रीहीटर से गर्म हवा को बॉयलर में ही लाना पड़ता है, क्योंकि बॉयलर के ही रास्ता है इसके पास, मतलब बॉयलर के माध्यम से ही इसके पास रास्ता है टरबाइन तक जाने का, और कोई रास्ता नहीं है। तो इसीलिए एयर प्रीहीटर से भी बॉयलर में गिराया जाता है, इकोनोमाइजर से भी बॉयलर में ही गिराया जाता है, बॉयलर से ही वो टरबाइन तक जा सकेगा, और कोई रास्ता नहीं है टरबाइन तक जाने का, ठीक है। तो एयर प्रीहीटर क्या करता है, एयर प्रीहीटर आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट हीट, देखिए इकोनोमाइजर आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम फ्लू गैसेस, दोनों का डिफिनेशन सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये फीड वाटर को गर्म कर रहा है, यानी पानी को गर्म कर रहा है, और यहाँ पर जो गैस आ रहा है फ्लू गैस, उसी को फिर से गर्म कर रहा है, इसलिए तो इसका नाम है एयर यानी हवा, फ्लू गैस, और प्रीहीटर फिर से गर्म करना, रीहीटर, ठीक है। तो टू कंबशन एयर, यानी जो भी मेरा दहनशील जो कंबशन एयर है वहां तक हमको क्या करना पड़ता है, इसको गर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो एयर प्रीहीटर में यही काम है कि फ्लू गैसेस से हीट लेकर के उसको और ज्यादा गर्म किया जाता है, और हॉट एयर के माध्यम से उसको क्या कहां भेजा जाता है, बॉयलर में भेजा जाता है। तो यही हो गया। अच्छा, इसका फायदा देख लेते हैं, द एडवांटेज ऑफ एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर का फायदा देख लेते हैं। तो इंप्रूव, अगर ऐसा हम लोग करेंगे, है ना, फ्लू गैसेस से जितना भी हीट बर्बाद जा रहा था अब वो बर्बाद नहीं जाएगा, अब हम उसका यूज हो रहा है यहाँ पर जो हम पंखा के माध्यम से हवा ले रहे हैं उसको गर्म करने में, है ना। तो इससे क्या होगा, जो मेरा कंबशन है वो इंप्रूव्ड होगा, यहाँ पर मेरा जो बर्निंग यहाँ पर हो रहा है, कोयला जो यहाँ पर दहन हो रहा है वो और इफिशिएंटली दहन होगा, है ना। इसका जो इंप्रूव्ड कंबशन, सक्सेसफुल बर्निंग ऑफ लो ग्रेड फ्यूल, अगर यहाँ पर कोयला मान लेते हैं हाई ग्रेड का नहीं है, मतलब अच्छा क्वालिटी का नहीं है, तब पर भी बहुत अच्छा से जलेगा, यहाँ पर हाई ग्रेड फ्यूल का कंबशन होगा, बर्निंग होगा, और इंक्रीज एफिशिएंसी इस तरीके से, मतलब जितना आप इसमें अच्छा करके इंप्रूव करेंगे, आप कोई भी अगर कंपोनेंट में कोई भी पार्ट्स में अगर आप इंप्रूवमेंट कर रहे तो पूरा प्लांट का कैपेसिटी में इंप्रूवमेंट होगा। तो इंक्रीज एफिशिएंसी और इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ प्लांट। समझ में आया? जो जो बच्चे यहाँ पर इस वीडियो को देखने के लिए आए थे कि सुपर हीट इकोनोमाइजर और प्री हीटर क्या होता है, तो इकोनोमाइजर आपको समझ में आ गया, जो यहाँ से कूलिंग टावर से जो पानी लिया जा रहा है फीड पंप के माध्यम से, उस पानी को गर्म कर रहा है फ्लू गैसेस से हीट लेकर के, इकोनोमाइजर का काम हो गया। एयर प्रीहीटर क्या हुआ, ये इकोनोमाइजर से ही जो फ्लू गैस रह गया है, जो हीट रह गया, उसको फिर FDF, ये जो फोर्स ड्राफ्ट फैन से हवा को गर्म करने के लिए ये फ्लू गैसेस से गैस हीट लिया जाता है। यहाँ हवा आया, यहाँ हम हीट दे दिए फ्लू गैसेस से, तो हवा को भी ये गर्म कर दिया,
और गर्म करके फिर बॉयलर में भेजा रहा है। यानी ये फ्लू गैस को ही फिर से गर्म कर रहा है और ये पानी और ये इकोनोमाइजर फीड वाटर को गर्म कर रहा है। ठीक है, कहां से हीट लेकर के? फ्लू गैसेस से हीट लेकर के। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इकोनोमाइजर क्या होता है और एयर प्यूरेटर क्या होता है। दोनों का काम सेम टू सेम है, लेकिन ये पानी को गर्म करता है, वो फ्लू गैस को ही फिर से गर्म करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक लास्ट हमारा बच गया दोस्तों, ड्राफ्ट सिस्टम। इसका भी बहुत बड़ा रोल है। अगर ये नहीं रहेगा तो हमको लग रहा है कि प्लांट के कैपेसिटी में 100% हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब एक लास्ट दोस्तों बच चुका है, एक लास्ट बचा हुआ एक आपका ड्राफ्ट सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं रहेगा तो ना बहुत दिक्कत होगा। देखिए क्या दिक्कत होगा, ये फ्लू गैस देखिए, मैं जहां पर बोल रहा हूं वो देखिए, ध्यान से देखिए। फ्लू गैस बॉयलर से निकला, फ्लू गैस सुपर हीटर में गया, सुपर हीटर से फ्लू गैस इकोनोमाइजर गया, इकोनोमाइजर में फ्लू गैस एयर प्यूरेटर में गया, एयर प्यूरेटर के बाद चिमनी से बाहर निकल रहा है। तो देखिए ये जो फ्लू गैस का रास्ता में कितना ज्यादा बाधाएं आ रहा है, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, अवरोध। एक सुपर हीटर से गुजरना पड़ रहा है फ्लू गैसेस को, इकोनोमाइजर से गुजरना पड़ रहा है, एयर प्यूरेटर से गुजरना पड़ रहा है। तो इतना सारा जो उसको बाधा जो मिल रहा है, जिस कारण से उसमें क्या हो जा रहा है, फ्लू गैसेस का जो स्पीड है, जो बाहर निकलने का जो स्पीड है वो घट जाता है, वो तेजी से बाहर नहीं निकल पाता है। तो फ्लू गैसेस में क्या है, फ्लू गैसेस में है आपका कुछ गैसेस, सम गैसेस प्लस एस का मतलब राख, जो कोयला का राख तो बच गया। तो अगर मान लेते इसका स्पीड घट जाएगा, है नहीं निकल पाएगा, तो राख अंदर में ही रह जाएगा, तब तो मेरा पावर प्लांट को बहुत ज्यादा मतलब क्षति पहुंचाएगा, है ना, डैमेज कर देगा। तो इसीलिए इसका स्पीड घट जाता है, तो इसका स्पीड को बाहर निकालने के, जैसे यहां पर लगा हुआ इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, IDF इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैंस। तो ये क्या करेगा, जो यहां से फ्लू गैसेस जा रहा है एक लाइन से, उसको खींच के बाहर निकालेगा। तुमको खींच के बाहर निकालेंगे, हम चिमनी से तुमको निकाल देंगे, तुम्हारे मदद के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए। तो ये हुआ इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन का काम। ये जिस तरीके से घर का किचन में रहता है, घर में हम लोग का किचन में रहता है एडजस्ट फैन, वो क्या करता है, अंदर का हीट को, अंदर का जो भी गैसेज है उसको बाहर निकाल देता है, निकलता है ना। उसी तरह से इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन को वही काम है, जो अंदर में जो पावर प्लांट के अंदर में जो मेरा फ्लू गैसेज है उसको खींच करके बाहर निकाल देता है चिमनी के माध्यम से। कौन? इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। और एक फैन है यहाँ पर फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन। ये क्या करता है, ये बाहर से हवा को अंदर भेजता है, पावर प्लांट के अंदर भेजता है, और पावर प्लांट में नहीं भेज देता है, वो एयर प्री हीटर में भेजता है, ताकि यहाँ पर जो हवा आएगा उस हवा को फ्लू गैसेस के माध्यम से हम गर्म कर लेंगे और फिर हम उसको बॉयलर में भेज देंगे। ठीक है, तो ये फायदा है ना। तो यहाँ पर जो फ्लू गैसेस निकल रहा है वो सीधे एयर प्री हीटर के माध्यम से बॉयलर में नहीं आ पाता है, उसका स्पीड कम रहता है। मैंने बताया ना, रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा होता है, उसको सुपर हीटर से गुजरना पड़ रहा है फ्लू गैसेस को, फिर इकोनोमाइजर से गुजरना पड़ रहा है, तब ना वो एयर प्री हीटर में जाता है, तब उसका स्पीड घट जाता है। तो एयर प्री हीटर में आ तो गया फ्लू गैसेस, लेकिन अब वो फिर बॉयलर में आएगा कैसे, उसको कौन भेजेगा? तो यहीं से फोर्स ड्राफ्ट फैन से हम हवा देंगे, बाहर से अंदर देंगे, तो इसको धकल के यहाँ ले आएगा बॉयलर में। किसको? फ्लू गैसेस को। फ्लू गैसेस को धकल के कौन कहां ले आएगा? बॉयलर में। कौन ले आएगा? फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन। इसीलिए उसको देखे इस मुंह में उसको लगाए, इस मुंह में, ताकि धकल के वो बॉयलर में ले आएगा। किसको? फ्लू गैसेस को। समझ में आया? तो ये हुआ ड्राफ्ट सिस्टम। ड्राफ्ट सिस्टम के अंदर में दो फैन होते हैं, फैन में सिंपल सा पंखा, फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, और कुछ नहीं है। तो द मेन पर्पस ऑफ ड्राफ्ट सिस्टम इज टू सप्लाई एयर, बोले वो एयर सप्लाई करता है टू द फर्नेस को, भट्टी को, टू टेक द फ्लू गैसेस फ्रॉम द बॉयलर से फ्लू गैसेस को लिया और थ्रू द चिमनी से बाहर निकाल दिया। इन मोस्ट ऑफ द मॉडर्न बिग स्टीम पावर प्लांट टू टाइप्स ऑफ फैंस आर यूज्ड। जो अभी का जो वर्तमान समय में जितना भी स्टीम पावर प्लांट आप देख पा रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट देख पा रहे, सब में दो तरीके के फैन का यूज होता है, एक फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन, एक इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। तो आई होप कि दोस्तों सारा का सारा कंपोनेंट आपको समझ में आ गया होगा। ये सारा का सारा कंपोनेंट आप लोग अपना कॉपी में जरूर नोट करके लिख लीजिए। ऐसे सबके डिटेल में और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो आपका बेसिक जो था, जिसका मेन फंक्शन क्या है, मेन हम लोग को देखना है कि कौन क्या काम कर रहा है। अगर वो उस काम को अगर आप समझ गए, अगर आप काम को समझ गए कि कौन बॉयलर का क्या काम है, इकोनोमाइजर का क्या काम है, टरबाइन का क्या काम है, कंडेंसर का क्या काम है, कूलिंग टावर का क्या काम है, तब आपका निकल गया, समझ लीजिए। इतना आपको काफी है। और अभी तो आप डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर में, ये सब तो अभी आपको नया हाँ, और ये कुछ ना, अभी आप जो डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे एडमिशन लिए 2024-27 जिसका सेशन है, बैच है, उनको भी ये वाला दे दिया है ना। हम लोग का ही थर्ड सेमेस्टर का ही ब्रांच पेपर, उनको भी यही वाला मिला है। तो जो अभी जो फर्स्ट सेम के बच्चे है, अगर मान लेते कोई स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहा है फर्स्ट सेम का भी है, तो उन लोग का सिलेबस में ये एक सब्जेक्ट दिया हुआ है। क्या दिया है? बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। तो उनका भी यही सब पढ़ना है, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है,
तो उन लोग बच्चों के लिए भी देखिए, अब जैसे वो बच्चे क्या है अभी 10 दे करके आए, तो उनको थोड़ी इतना समझ में आएगा, स्टीम पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत अच्छा से नहीं समझ में आएगा, तो उनके लिए बेसिक रखा गया है। तो आपको भी बेसिक ही समझना है, ठीक है। बीटेक में और डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल आप लोग इतना समझिए ना कि क्या किसका काम है। अब बीटेक में जैसे आप लोग आगे जाएंगे है ना, तो वहां पर अब आपको इसके बारे में और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, जैसे इसका कितना टाइप है। अब टाइप को भी अच्छा से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जैसे अभी हम लोग फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, तो फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन भी तो बहुत तरीके के होंगे, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, है ना, किस तरीके के डिजाइन के आधार पर होगा, तो सबको समझना होगा, पढ़ना होगा, तो वो सब बात का काम है। अभी फिलहाल इतना समझ में आ गया, तो मेरा मोटिव था कि आपको स्टीम पावर प्लांट समझा देना कि ये बेसिक सा क्या होता है, ठीक है। और सबका मैंने आपको बहुत अच्छा से आपको एक्सप्लेन भी कर दिया हर एक पार्ट को। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब तो कर ही के जाना है, ताकि आने वाला और वीडियो आपको मिलता रहेगा। एकदम प्लेलिस्ट आपका डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर देखिए, आपका प्लेलिस्ट में एकदम प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। आप लोग एकदम सीरियल बाय सारा वीडियो लिख करके नोट उसको बना लीजिए, देख करके नोट बना लीजिए, ठीक। और एग्जाम में अच्छा खासा आप लोग मार्क्स ले पाएंगे। डिप्लोमा 2nd सेमेस्टर में भी मैंने आपको कई सारी वीडियो बना करके दिया था ब्रांच पेपर का, है ना, उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने फीडबैक दिया कि आपका बहुत अच्छा से वीडियो भिड़ा है, एग्जाम में बहुत अच्छा से आप लोग लिख पाए। और मैंने आपको बहुत कम समय में बहुत डिटेल में मैंने आपको बताने का प्रयास किया था, ताकि आप लोग जोड़ जाड़ के भी एग्जाम में लिख पाएंगे, ठीक है। तो बस हम लोग फिर यही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।